हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये द हिंदू का एडिटोरियल है और मैं ये दूसरा वाला एडिटोरियल करा रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ ही कुछ ज़्यादा मार्केट में है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ ट्रेजिडी। अब ये पढ़ के आप क्या समझ सकते हैं अधिक से अधिक कि जो ट्रेजिडी हुई है, जो कोई दुखद घटना घटी है, उसके बर्डन, उसके भार के बारे में बात हुई। तो आगे पढ़ के पता चलेगा। People were allowed to walk into the death trap in Morbi. ओके, इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं कि पीपल वर अलाउड, यानी कि कभी आपको वाजवर दिखाई दे और इसके साथ आपको ऐसा V3 से दिखाई दे, तो हम जनरली क्या समझते हैं, इसको भी देखिए गाइस। देखिए, ये जो बी आप देख रहे हैं, बी का मतलब क्या होता है? एम, इज, आर, वाज, वर। वैसे तो इसमें और भी होता है बीइंग भी होता है, बीइंग भी होता है, बट फिलहाल हम बात करेंगे इसकी। तो अगर एम आ जाए, इज, आर, वाज, वर, और इनके साथ कभी भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कुछ दिखाई दे, तो एक नज़र आप इसको एडजेक्टिव, मतलब एक एडजेक्टिव के नज़रिए से भी देखा करें। कई बार आप लोग नहीं देख पाते हैं, तो कई बार जिससे V3 आ जाएगा तो हम इसको ऐसा देखेंगे कि हो सकता है कि एडजेक्टिव हो, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव होगा तो ऑफ कोर्स ये आपका एक स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि कोई एक्शन नहीं है उसके अंदर। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आई एम अलाउड, तो आई एम अलाउड का मतलब है कि मैं इस अवस्था में हूँ। मैं हूँ कैसा हूँ? अलाउड अवस्था में, यानी कि मुझे आज्ञा दे दिया गया है, इस अवस्था के अंदर मैं हूँ, आई एम अलाउड। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि यू आर नॉट अलाउड, यानी कि तुम्हारी क्या अवस्था है? तुम्हें परमिशन नहीं दिया गया है, उस अवस्था में अभी तुम हो। यू आर नॉट अलाउड, यानी कि तुम्हें परमिशन नहीं दिया गया। तो इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि आई हैव नॉट बीन अलाउड, है ना। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। तो आई एम अलाउड, या अगर मैं इसको पॉजिटिव में दिखाऊं कि आई हैव बीन अलाउड, ये स्टेट ऑफ बीइंग है और ये एक एक्शन टेंस है। ये पूरा बात एक ही है, दोनों का मतलब एक है, तरीके दो हैं। तो इधर इसको हम क्या समझेंगे? एडजेक्टिव समझेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है कि भाई पीपल वर अलाउड, यानी कि पीपल लोगों को एकदम अलाउड था। वो किस अवस्था में थे? जैसे कि उनको परमिशन दे दिया गया था, जाओ भाई वॉक, टहलो, जितना टहलना है टहलो। तो पीपल वर अलाउड टू वॉक, वो चलने के लिए, टहलने के लिए वो फुल फ्री थे। किस चीज़ में वॉक करके किसके अंदर घुस रहे थे? इनटू द डेथ ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है जाल, डेथ का मतलब होता है मौत। मौत के जाल में वो घुसने के लिए अलाउड थे। जाओ घुसो मौत के जाल में, ऐसा है। कहाँ पे हुआ ये? इन मॉर्बी। अब समझ में आ रहा है? सेंटेंस को तोड़ना मेरा काम है, आपको सेंटेंस तोड़ना सिखाना। न्यूज़ तो आप कहीं से सुन लो, देख लो, पढ़ लो। आई एम डूइंग माई जॉब। चलिए, एटलीस्ट 140 पीपल वर किल्ड। ये वर के साथ ही हमेशा आपको ऐसे दिखाई देगा, वर किल्ड, ये बहुत ही फेमस है, यानी कि एटलीस्ट 140 लोग मारे गए। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर का स्टाइल पकड़िए। आफ्टर लगा यहाँ पर, कल भी मैंने सिखाया था। आफ्टर के बाद ये लोग क्या करते हैं? एक सेंटेंस दिखाते हैं। क्या दिखाया जा रहा है? आफ्टर अ सस्पेंशन ब्रिज, कॉमा आ गया, रुक जाइए। सस्पेंशन ब्रिज को मैं सब्जेक्ट समझूंगा क्योंकि आफ्टर के बाद ये मेरा सब्जेक्ट है। ये लोग एक सेंटेंस दिखाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। तो ये सब्जेक्ट है, अभी पता नहीं एक्टिव है पैसिव है, लेकिन सब्जेक्ट है। तो भैया अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब किधर है? ये कॉमा, और कॉमा के बाद इतना बड़ा आइटम, यानी कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये क्या है। इसका सब्जेक्ट का वर्ब ढूंढिए, ये तो हो नहीं सकता है। तो वर्ब इसका ये है, कोलैप्स्ड। देख रहे हैं? सेकेंड फॉर्म, आफ्टर अ सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स्ड। अब इस कॉमा के बाद ये क्या है भैया? अगर मैं इसको कलर चेंज करके थोड़ा सा बताऊं, कॉमा के बाद ये जो आप देख रहे हो ना, अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गुजरात
मोरबी टाउन, फिर यहाँ पर एक कॉमा है, इसको कहते हैं एपोजिशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में? इस ब्रिज के बारे में, इसलिए सेंटेंस बड़ा दिखता है। और कोलैप्स्ड के बाद फिर कॉमा है, और कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है? सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ रेवलर्स इनटू द मच्चू रिवर बिलो, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब ये जो सेंडिंग से लेकर के इस फुल स्टॉप तक, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सोच लीजिए कितना सब कुछ है इस यहाँ तक फुल स्टॉप में आने में, क्या कुछ सीखने को मिलता है। अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए बॉस। अब मैं आपको इसको तोड़ तोड़ के बताता हूँ, चलिए गाइस। तो हुआ क्या? तो 140 लोग मारे गए। आफ्टर किस चीज़ के बाद मारे गए? जो सस्पेंशन ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया, वो ढह गया। कोलैप्स का मतलब टूट गया, ढह गया। ठीक है। ब्रिज के बारे में क्या कहा जा रहा है? कैसा ब्रिज है? एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट आते हैं। कहाँ पर है? गुजरात के मोरबी टाउन में। यहाँ तक क्लियर है। अब कोलैप्स के बाद क्या कहा जा रहा है कि सेंडिंग, सेंडिंग मतलब भेजते हुए, हंड्रेड सैकड़ों ऑफ रेवलर्स। रेवलर्स का मतलब कौन होता है? जो कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, सेल्फी वेल्फी खिंचाते हैं, रेवलर्स कहलाते हैं, तो कोई भी जो दर्शक है, कोई भी घूमने के ख्याल से जाते हैं ना, चलो यार इस ब्रिज पे घूमेंगे, आज एंजॉय करेंगे, ऐसे लोगों को रेवलर्स कहते हैं, घूमने वाले लोग। तो ये जो रेवलर्स थे, सैकड़ों जो रेवलर्स थे, वो कहाँ चले गए? यहाँ देख रहे हो, सेंडिंग, भेजते हुए सैकड़ों रेवलर्स को इनटू मच्छू रिवर, मच्छू रिवर में भेजते हुए। बिलो, बिलो का मतलब उस ब्रिज के बिलो क्या था? वो रिवर था। तो उस रिवर में भेजते हुए ये रिवर जो है वो कोलैप्स हो गया। तो ये एक स्टाइल है इनका। जैसे मैंने कल आफ्टर सिखाया था, आज भी थोड़ा सा समझाता हूँ। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको थोड़ा सा बताता हूँ ताकि उनके समझ में आ जाए। आइए शुरू करें। देखिए गाइस, कभी भी न्यूज़पेपर का स्टाइल पकड़ लो ज़िंदगी भर के लिए। न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं? आफ्टर के बाद आपको दिखाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद दिखाएंगे वर्ब और दिखाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी एक्टिव है कि पैसिव है वो भी आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरा एक सेंटेंस दिखाएंगे। आप स्पोकन इंग्लिश में कौन सा आफ्टर यूज़ करते हो? आप ये यूज़ करते हो ना कि आफ्टर हैविंग अ शावर, नहाने के बाद। आप तुरंत आफ्टर के बाद आईएनजी का इस्तेमाल करते हो। आफ्टर टॉकिंग टू हर, ऐसे बोलते हो आप। तो आप जब आफ्टर के बाद जो ये यूज़ कर रहे हो, ये अधिक से अधिक क्या है? एक छोटा सा एक जेरेंट फ्रेज है, बस एक फ्रेज ही तो है। न्यूज़पेपर क्या यूज़ कर रहा है? फ्रेज यूज़ नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा क्लॉज यूज़ कर रहा है, फुल एक सेंटेंस यूज़ कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये लोग कैसे यूज़ करते हो? तरीका खाली देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये ऐसे यूज़ करते हैं। आफ्टर बोलेंगे, पहले एक सेंटेंस बोलेंगे, जैसे कि ही वॉज किल्ड, वो मारा गया। किस चीज़ के बाद मारा गया? तो ही वॉज किल्ड आफ्टर ही ट्राइड टू मोलेस्ट अ गर्ल। मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, तो देख रहे आफ्टर के बाद मैंने पूरा एक सेंटेंस बोला ना। ही ट्राइड, उसने कोशिश की एक लड़की को छेड़ने की। जैसे उसने कोशिश की उसके बाद वो मारा गया। दिस इज न्यूज़पेपर स्टाइल, एक्टिव वर्जन है। पैसिव वर्जन में भी हो सकता है। अगर मैं इसी को बोलूँ कि ही वॉज किल्ड आफ्टर ही वॉज आफ्टर ही वॉज कॉट रेड हैंडेड मोलेस्टिंग अ गर्ल। मैंने पैसिव का सेंटेंस लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? वो मारा गया, किस चीज़ के बाद मारा गया? ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया एक लड़की को छेड़ते हुए, इसके तुरंत बाद उसको मार दिया गया। दिस इज द स्टाइल ऑफ द न्यूज़पेपर। एनीवेज आगे बढ़ती हूँ, मैं रोज ही कराऊंगा, अगर आएगा तो आप बोर मत होना। चलो अब देखते हैं। एट लीस्ट 47 ऑफ द डेड वर चिल्ड्रेन। देखिए स्टेट ऑफ बीइंग है, कितना आसान है। ये आपका वर्ब देख रहे हो ना, यहाँ पर ये आपका लिंकिंग वर्ब है, और इससे पहले इतना बड़ा जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट इतना बड़ा कैसे है? जब भी सब्जेक्ट इतना बड़ा हो तो ये जनरली क्या दिखा रहा है? एक नाउन फ्रेज को दिखा रहा है। एटलीस्ट 47 ऑफ द डेड, जो मर गए थे उनमें से जो 47 थे वो कौन थे? बच्चे थे। फिर कॉमा पे ध्यान दीजिए। कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है? मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट
हॉरेंडस ट्रेजिडीज। अब ये जो मेकिंग है आईएनजी क्यों लगा हुआ है? ये भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कहने का मतलब है कि ये बच्चे 47 थे, ये जो मर गए थे 47 थे, और ये जब आंकड़ा आया तो मेकिंग इट, इस इट मतलब ये जो घटना घटी इसको बनाते हुए, क्या बनाते हुए? इंडिया का मोस्ट हॉरेंडस, हॉरेंडस का मतलब होता है एकदम भयानक, जितने भी ट्रेजिडीज होते हैं ना उसमें से सबसे भयानक ट्रेजिडी बनाते हुए ऐसा हुआ। यानी कि 47 बच्चे मर गए, मतलब सबसे खतरनाक हादसा जो है अब तक का वो इंडिया का है। ये स्टाइल होता है न्यूज़पेपर का। तो मैं आपको इसमें क्या चीज़ फोकस करना है, जैसे आता है वन ऑफ, ध्यान दे रहे हैं, वन ऑफ जब भी आप यूज़ करेंगे उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा ये प्लूरल होना चाहिए ही चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। कैसे? देखिए, जब भी हम कहते हैं यार वन ऑफ माई, और आप लोग बातों बातों में भूल जाते हो, आप कहते हो वन ऑफ माई फ्रेंड, ये गलत है, महागलत है। जैसे अब भैया आप वन ऑफ यूज़ करोगे तो आपको प्लूरल बोलना है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलना है, ये करेक्ट है। ठीक है? तो अगर मुझे बोलना है कि जैसे कुछ लोग, मैं कहता हूँ कि आप बहुत बड़े फोटोग्राफर हो, तो मैं बोलूँगा यू आर, ऐसे बोलूँगा यू आर वन ऑफ द बेस्ट। अब मैं यहाँ पर जो लगाऊंगा वो फोटोग्राफर्स लगाना पड़ेगा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स। तो इसका ख्याल रखना है आपको। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक दोस्त मेरे घर आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स तो मैं बोलूँगा। अब मैं इज़ बोलूँगा या आर बोलूँगा? बताइए, कैसे बताएंगे आप, लाइव नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ और आर कमिंग टू माई हाउस। तो कॉमन सेंस है कि हमें इस फ्रेंड्स को देख करके आर नहीं देखना, हमें इस वन को देख करके इज देखना है। क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बताना मुझे लगता है मेरा फर्ज है। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं, लिखा है इनॉग्रेटेड इन 1879। ये जब चालू हुआ होगा ब्रिज, तो कब चालू हुआ था? 1800 पता नहीं 79 79 में, कॉमा, द ब्रिज was renovated and opened on October 26। Past indefinite का पैसिव, जो बच्चे पैसिव जानते हैं वो समझ रहे होंगे। देख लीजिए, ये ब्रिज, ये पैसिव होता क्या? देख लीजिए, ब्रिज हमारा क्या, हम बात ब्रिज की कर रहे हैं, ब्रिज हमारा सब्जेक्ट है। जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर वो सब्जेक्ट हमारा भाई साहब रिसीवर है, रिसीवर का मतलब सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, ये पैसिव स्ट्रक्चर में जाएगा, 100% जाएगा ही जाएगा। द ब्रिज वाज रिनोवेटेड, रिनोवेटेड का मतलब कि फिर से उसका मरम्मत करना, रिपेयर करना, यानी कि ब्रिज का मरम्मत किया गया। ब्रिज ने कुछ नहीं किया, ब्रिज के साथ ये हुआ। एंड ओपन, और ब्रिज को खोला गया। कब खोला गया? अक्टूबर 26 को। मैं थोड़ा समझा दूं नए बच्चों के लिए कि पैसिव को समझे आप लोग। एक तो जो आपने स्कूल में पैसिव पढ़ा है ना, उसके चक्कर में ना रहे। जैसे आपने स्कूल में ये पढ़ा है ना, जैसे कि वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई राम ईट्स अ मैंगो, तो स्कूल का तरीका थोड़ा बता दो। वो कहते हैं कि देखो बेटा ये देखो बेटा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अभी पैसिव करेंगे ऑब्जेक्ट को इधर लाने का, ठीक है? उसके बाद फिर इधर एम लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, फिर इधर बाई लगाओ, इधर सब्जेक्ट करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस चक्कर में आप लोग रह जाते हो। जबकि रियल लाइफ में होता क्या है कि आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। आप जिसके बारे में बात करो, एक कॉमन सी बात है, ये आप हो, आप किसी के बारे में बात करो, आपने मुंह खोलते अगर आपने बोल दिया द ब्रिज, मान लो आपके मुंह से निकल गया ब्रिज, यानी कि आप ब्रिज के बारे में कुछ बात कर रहे हो। जिसके बारे में बात करोगे भाई साहब वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट है। अब आपका सब्जेक्ट ही अगर कुछ कर रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट डूअर है, सब्जेक्ट जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, तो आपका सारा सेंटेंस एक्टिव होगा, एकदम एक्टिव होगा। लेकिन आपका सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है, सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, सब्जेक्ट एक रिसीव कर रहा है, एक रिसीवर है, तो आपका सेंटेंस पैसिव होगा। स्ट्रक्चर आपको पैसिव यूज करना है। तो बताइए कि अगर मैं ब्रिज के बारे में बात करूंगा तो ब्रिज तो खुद कुछ कर नहीं रहा है, ब्रिज के साथ कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि मैंने बोला भाई द ब्रिज, मेरे मुंह से निकला ब्रिज, ये हो गया सब्जेक्ट।
अब मैं अगर मुझे बोलना है कि ब्रिज के साथ कुछ हुआ तो मैं स्ट्रक्चर पैसिव की तरफ जाऊंगा कि द ब्रिज वॉज रिनोवेटेड। अब इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि ब्रिज का मरम्मत किया गया। ठीक है, ये ब्रिज मेरा सब्जेक्ट है, ब्रिज कुछ नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक इंसान डाल दूँ, मैं बोलूँ कि ही वॉज बीटन, तो यहाँ पर मेरा जो ही है वो सब्जेक्ट है, लेकिन ही कुछ कर नहीं रहा है, ही डूअर नहीं है, ही रिसीवर है। ही ने किसी को नहीं पीटा, ही बेचारा मार खा गया, ही को पीट दिया गया। ऐसे हम पैसिव सोचते हैं। ठीक है जी, ये है रियलिटी। चलिए आइए आगे देखें। ओके जी, तो हम पहुंच गए कहाँ पे? हाँ जी, तो 26 अक्टूबर को इसको दोबारा से खोला गया, 4 days बिफोर द ट्रेजेडी, यानी कि जो हादसा हुआ इसके 4 दिन पहले इसको खोला गया था। दिस रेजेस सेवरल कंसर्न्स, दिस मतलब ये जो घटना घटी, रेजेस उठाता है, सेवरल बहुत सारे, कंसर्न मतलब बातें, चिंताएं, दुनिया भर के मुद्दों को उठाता है। अच्छा जी, अ कंपनी that seems to have had no apparent expertise or track record in the field was awarded the contract। इतना बड़ा सेंटेंस है, समझिए इसको कहना क्या चाह रहा है। देखिए, कलर चेंज करते हैं, इस बार लाल कर देते हैं, इसको हरा कर दें, लाल कर दें। ओके चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ कंपनी। अब कंपनी के बाद यहाँ जो दैट लगाए, दैट क्यों लगा होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, क्यों लगा होगा ये? ये कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी हमारा सब्जेक्ट है। कभी भी जब सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा बॉस, हम क्या ढूंढेंगे? हम सब्जेक्ट का भाई साहब वर्ब ढूंढेंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे उसका कोई मेन वर्ब मिले, हम वर्ब ढूंढेंगे। कंपनी के बाद दैट आ गया, यानी कि ये कनेक्टर है, ये जोड़ रहा है सेंटेंस को, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। कंपनी दैट यानी कि जो, इस दैट का मतलब है जो, फिर यहाँ पर जोड़ दिया सीम्स टू हैव हैड नो अपेरेंट एक्सपर्टीज। अभी मैं इसकी हिंदी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट के बीच में दीवार है ये, और ट्रैक रिकॉर्ड इन द फील्ड, अभी यहाँ तक दीवार है। अब ये वॉज देखिए, ये कंपनी सब्जेक्ट, ये वॉज इसका वर्ब, और चूंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखा है मतलब ये पैसिव के अंदर ले गया है। अ कंपनी वॉज अवॉर्डेड, कंपनी को दिया गया। अवार्ड का मतलब होता है कोई चीज़ सौंप देना, वैसे तो अवार्ड का और भी मतलब होता है। तो अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो ये समझ गए आप, तोड़कर ये सब्जेक्ट यहाँ तक आ जाइए। अब है कि दैट से समझते हैं, ये कंपनी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। ये क्लॉज है, कह रहा है कि कंपनी दैट सीम्स, जिसको देखकर ऐसा लगता है। सीम्स का मतलब लगता है, आप हिंदी में लग रहा है भी सोच सकते हैं, लेकिन आप सीमिंग नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। सीम्स ही करना पड़ेगा आपको, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ले जाओगे या पास्ट इंडेफिनिट पे ले जाओगे, सीमिंग नहीं करेंगे आप। अ कंपनी दैट सीम्स, अब सीम्स के बाद यहां देखिए टू हैव हैड, ये क्या चक्कर है यार, हैव के साथ हैड क्यों आया? टू हैव हैड नो अपेरेंट एक्सपर्टीज। आइए सीखते हैं, सीखना तो पड़ेगा बॉस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, ये रिकॉर्ड हो भी रहा है कि मैं इतना बोल वचन ऐसे दे रहा हूँ, हो रहा है। चलिए, अगर मैं ऐसा कहता हूँ, पहले तो हम सीम को देखते हैं। सीम जो है, या तो सीम्स बोलिए या पास्ट में सीम्ड बोलिए, यानी कि आप इसमें खेलेंगे या इसके साथ खेलेंगे। फिलहाल वो प्रेजेंट के अंदर है तो प्रेजेंट में आते हैं। सीम्स के बाद अगर टू हैव आता है, तो कभी भी टू हैव के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। कैसे? जैसे मैं ऐसा बोलूँ, यहाँ पर एक लड़की है, मान के चलिए ये लड़की है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता रियलिटी, लेकिन हमें इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस लड़की ने ना कम से कम 5 लोगों को जान से मार दिया है, मर्डर कर दिया है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है। मैं कैसे बोलूँगा इंग्लिश में? मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इट का सहारा लूँगा कि यार ऐसा लगता है, इट सीम्स, इसके बाद मैं दूसरा क्लॉज जोड़ूंगा दैट लगा करके, दैट, इट सीम्स दैट, क्या लगता है? इसने 5 लोगों को जान से मार दिया है। शी हैज़ किल्ड 5 पीपल, मैं ऐसे बोलूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका एक एडवांस्ड वर्जन आया कि यार मैं इतना लंबा ना बोल करके मैं डायरेक्ट इसको पहले शी बोलता हूँ, शी, और मैं इसी में सीम्स लगा दूँगा, तो क्या गलत? शी सीम्स,
अब मुझे दिखाना है कंप्लीटेड एक्शन। तो जैसे अब मैं बोलूँगा शी सीम्स, मुझे एक टू लगाना होगा और एक हैव लगाना होगा और सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी सीम्स टू हैव किल्ड 5 पीपल। इस तरीके से पीपल, समझ रहे? सेम मतलब है, ये आपका एक बड़ा टुकड़ा, ये एक छोटा टुकड़ा और एडवांस टुकड़ा है। शी सीम्स टू हैव किल्ड 5 पीपल, उसको देखकर ऐसा लगता है उसने 5 लोगों का कत्ल किया है। अभी कहीं मत जाइए, अब देखते रहिए। ठीक है जी, कत्ल किया है। अब अगर मैं ऐसे बोलता हूं आपको एक स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाता हूं। अगर मैं कहता हूं कि उसके पास एक कार है तो मैं कैसे बोलूंगा? शी हैज़ अ कार। अगर मुझे बोला है उसके पास मान लीजिए कि 2 साल से एक कार है, तो अब मैं क्या बोलूँगा? अब मैं ऐसे बोलूँगा, शी हैज़ हैड अ कार फॉर 2 years। यही सच्चाई, आप माने ना माने, यही सच्चाई। तो अब मैं बोलूँ कि यार उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं कैसे बोलूँगा? शी सीम्स टू हैव। अब वो एक्सपीरियंस उसके पास है, कई सालों से है, तो पास है यानी कि हैव मतलब पोजीशन। अब मुझे हैव का थर्ड फॉर्म लगाना होगा हैड। तो शी सीम्स टू हैव हैड एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय का एक एक्सपीरियंस लगता है उसको, हम ऐसे बोलेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि दैट सीम्स टू हैव हैड नो अपेरेंट एक्सपर्टीज। अब इस हैव के बाद हैड क्यों आया? कि अब तक उसके पास होगा ना कि उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, स्किल्स है। एक्सपर्टीज का मतलब स्किल्स है, तो सीधा लिखा है कि दैट सीम्स टू हैव हैड नो अपेरेंट एक्सपर्टीज, यानी कि उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। ओके, इस सेंस में इसको पोजीशन के सेंस में ले सकते हैं। और पोजीशन नहीं लेंगे तो फिर उसको ऐसे लेना पड़ेगा कि अब तक उसने कोई एक्सपीरियंस मतलब कोई अपेरेंट एक्सपर्टीज स्किल्स ग्रहण ही नहीं किया है। जैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ये जो हैड है ना, ये आपको परेशान क्यों करता है? आपको पता है कि एक तो हैव पोजीशन के लिए आता है कि आपके पास क्या क्या है, तो इस हैव का थर्ड फॉर्म ऑफ कोर्स हैड हो जाता है, सबको पता है। और एक आपको ये भी तो पता है ना कि आप ऐसे भी तो बोलते हो कि हैव अ फाइट, आपकी कहीं पर लड़ाई हो गई, यहाँ भी तो आप हैव यूज़ करते हो। आप ये भी तो बोलते हो हैव फन, एंजॉय करने के लिए। आप ये भी तो बोलते हो हैव अ सीट, आप ये भी तो बोलते हो हैव अ बाथ, तो ये भी तो हैव है। तो इस हैव का भी तो भैया आपको हैड करना पड़ेगा ना। अगर कल मैं नहाया तो आई हैड अ बाथ बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा? तो उसी तरीके से अगर किसी ने कोई एक्सपर्टीज ग्रहण किया है तो मैं बोलूँगा ना कि उसने लिया है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि ही हैज़ हैड सम स्किल्स, उसने बहुत सारे स्किल्स ग्रहण कर लिए हैं, यानी कि यहाँ पर उसने कंप्लीट कर लिया है। और मैं बोलूँ कि उसको देखकर लगता है नहीं कि उसने कुछ स्किल्स ग्रहण किए, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ही सीम्स टू हैव हैड नो स्किल्स। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि उसको देखकर लगता है कि उसने भैया नो स्किल्स लिया, अब तक कुछ भी स्किल नहीं लिया। तो ये हैड मतलब टेकन, जैसे टेकन बात होता है ना, टेकन फूड होता है ना, उसको हम कहते हैं हैड फूड, मैंने खा लिया है, उस सेंस में। मुझे लगता है आप क्लियर हो गया होगा। माय गॉड, चलिए, तो कहा गया ये भी हमारा क्लियर हो गया कि कंपनी को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास अपेरेंट मतलब जो दिख रहा हो, एक्सपर्टीज मतलब स्किल्स, कि उसके पास ऐसा कुछ भी स्किल्स नहीं है अब तक का, उसने नहीं जमा किया है, या कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड इस फील्ड में उसके पास नहीं है, फिर भी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हुए तोड़ तोड़ कर सीखिए, 1 घंटा क्यों न लग जाए। देयर आर क्वेश्चंस, देयर का कितना प्यारा इस्तेमाल है कि देयर आर क्वेश्चंस, सवाल है, अबाउट द फिटनेस ऑफ द ब्रिज। किस बारे में सवाल है? फिटनेस ऑफ द ब्रिज, कि ब्रिज के फिटनेस के ऊपर, कि ब्रिज कितना अच्छा था, कितना फिट था, स्ट्रांग था, उसके बारे में सवाल। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू कैरी more than 150 people at a time. It was not intended, यानी कि इसका मतलब क्या है? इंटेंड का मतलब होता है कि वैसे तो इंटेंड का मतलब इरादा करना, तो इरादा करना मतलब कि एक नियत बनाना। तो इट वाज नॉट इंटेंडेड, इस ब्रिज को इंटेंड नहीं किया गया था, ऐसा नहीं इसका इरादा बनाया गया था कि ये 150 से ज़्यादा लोगों को एट ए टाइम झेल सके, एट ए टाइम अपने ऊपर ले सके।
इस सेंस में कहा गया है। तो इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू कैरी, कैरी मतलब ढोना, मोर देन 150 पीपल एट अ टाइम। एक बार में 150 लोगों से ज़्यादा इसकी औकात नहीं बनाई गई थी कि झेले, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और ये हम क्यों कह रहे हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार कह रहे हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखिए, हंड्रेड्स वर ऑन द ब्रिज, सैकड़ों लोग, खाली 100 नहीं, हंड्रेड्स लिखा हुआ, हो सकता है 150 रहे होंगे, हो सकता है 200 रहे होंगे। हंड्रेड्स वर ऑन द ब्रिज, सैकड़ों लोग ब्रिज पर थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ अचानक वेन है, वेन इट स्नैप्ड, वेन इट से पहले यहीं तक देखते हैं, वेन इट स्नैप, ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज मैं आपको थोड़ा बताता हूँ क्लॉज। गाइज आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं इतना वक्त ले रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। गाइज मैं इसे ब्रेकिंग सिखा रहा हूँ, आप सीख जाओगे ना तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान हो जाएगा। अगर आपको न्यूज़ सुनना है तो वो फटफट फटफट मैं भी सुना सकता हूँ, मैं सेंटेंस पे काम कर रहा हूँ। देखिए एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एक्चुअली जब एडवर्ब पढ़ोगे ना तो एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, नाम तो सुना होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बताता है कि कोई घटना कब घटी। जैसे कि मैं बोलूँ कि शी स्लैप्ड मी, उसने मुझे मारा, कब मारा? व्हेन यू वर टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी, यानी कि शी स्लैप्ड, उसने मुझे थप्पड़ मारा, ये हादसा हुआ। लेकिन ये हादसा कब हुआ? टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में आप पूरा इसको एक वेन लगा दो और इस क्लॉज को दिखा दो। तो इतना बड़ा जो वेन से लेकर यहाँ तक देख रहे हो एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्लॉज है। एक क्लॉज नहीं दिखाना है तो आप सीधा ऐसे दिखा दो, शी स्लैप्ड मी एट 9 o'clock, एट 9 PM, ये भी तो टाइम को दिखा रहा है। तो आप चाहो तो पूरा का पूरा क्लॉज दिखा सकते हो, यू नो। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैकड़ों लोग ब्रिज पर थे, कब थे? व्हेन इट स्नैप, स्नैप का मतलब होता है टूट जाना, जब ये टूट गया वहाँ पर इतने सारे लोग थे। फिर है कि एज देयर वॉज नो क्राउड, एज मतलब जैसा कि, एकदम क्लियर है, देयर वॉज नो क्राउड कंट्रोल, कोई भी क्राउड कंट्रोल था ही नहीं, कंट्रोल करने कुछ भी नहीं था। पीपल वर अलाउड, लोगों को एकदम फ्री छोड़ दिया गया था, अलाउड क्या करने के लिए? टू वॉक इनटू अ डेथ ट्रैप, मौत के जाल में चलने के लिए, उस जाल में फंस जाने के लिए उनको छोड़ दिया गया था, जाओ बेटा जाल में फंस जाओ, ऐसा। ऑल दीज पॉइंट, अच्छा ऑल दीज ये हमारा सब्जेक्ट है और ये पॉइंट हमारा वर्ब है। अगर यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट होता तो पॉइंट्स होता। तो ऑल दीज, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इशारा करती है, पॉइंट करती है किसकी तरफ? टू अ मेजर फेल्योर। ये टू आपके डायरेक्शन को दिखाता है, कोई इशारा करेगा तो किसी डायरेक्शन में करेगा ना, तो यह फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है। टू अ मेजर फेल्योर, बहुत बड़ी जो असफलता है, फेल्योर है किसकी? ऑफ गवर्नेंस, शासन की कमी को दिखाता है। एट वेरियस लेवल्स, वेरियस मतलब बहुत सारे लेवल्स पर शासन जो है वो कमज़ोर है, ऐसा दिखाता है। आगे देखें, एक मिनट, आइए जी। क्या लिखा है? गुजरात इज अमंग द रिचर स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बीइंग है, गुजरात है, अमंग मतलब उनके बीच में, जैसे इंडिया के इतने सारे स्टेट है, उनके उस स्टेट के बीच में ये रिचर माना गया है, अमीर, थोड़ा ज़्यादा अमीर है गुजरात, रिचर है। बट लेकिन इट हैज़ ऑफन फेस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इट मतलब गुजरात, हैज़ ऑफन फेस्ड, अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर इसने फेस किया है गवर्नेंस चैलेंजेस, शासन वाले चैलेंज बहुत फेस किए, मतलब सही से शासन नहीं हुआ, ऐसा ये न्यूज़पेपर कह रहा है कि इट्स पुअर मैनेजमेंट, इसका, इट्स मतलब इसका जो पुअर मैनेजमेंट है ऑफ द पैंडेमिक, यानी कि जो कोरोना वायरस निकला था, पैंडेमिक का मैनेजमेंट भी पुअर था, इज़ अ केस इन पॉइंट। अगर इस पॉइंट में देखें तो ये भी एक केस है कि मतलब जो सही नहीं है शासन। ह्यूमन एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑफन कॉज ट्रेजेडी। गाइस ये एक डायलॉग है, ये एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऐसा कहा जाता है। इसका पर्टिकुलर हिंदी करना मुश्किल है, बट फिर भी अगर मैं इसको तोड़ूँ, ओमिट से बना होगा ओमिशन, ओमिट का मतलब होता है कोई चीज़ भूल जाना, ख़त्म कर देना, ओमिट मतलब हटा देना। कमीशन हो सकता है कमिट से बना होगा, कमिट मतलब करना। तो हो सकता है कि ह्यूमन के जो करतूत होते हैं ना, एक्ट्स होते हैं, कोई चीज़ को ना करना, कुछ चीज़ को करना, तो ये शायद ट्रेजेडी को कॉज करता है। अगर आप में से किसी ने सुना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसकी हिंदी लिखना है। ये एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ये पूरा मुझे लगता है यहाँ से आता है कि ये एक डायलॉग है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन एक्ट्स मतलब
हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसानों का जो एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन है कि कुछ नहीं किया कुछ किया, ये अक्सर ट्रेजिडी पैदा कर देता है। हो सकता है इस वे में लिखा हो। एनीवेज देखते हैं। चल, अब लिखा है कि एंड सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, चेंज द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। और ये जो हमारी करतूतें हैं ये बहुत तगड़े तरीके से क्या करती है, नेचुरल जो डिजास्टर है उसके प्रभाव को चेंज कर देती है। यू नो, ह्यूमन कुछ ऐसा कर बैठता है, कुछ इधर उधर चेंज करता है, कुछ ऐसा करता है कि नेचुरल डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है हो सकता है वो उतना ना होता, उससे ज़्यादा हो जाता है। ये भी तो हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर होता है ना जो, अच्छा, नेचर में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, सब नेचुरल डिजास्टर। चल, द पुलिस हैव अरेस्टेड 9 पीपल। अच्छा देखिए, पुलिस के साथ, पुलिस को प्लूरल माना गया है। देख लीजिए यहाँ पर पुलिस के साथ हैव लिखा है ना, तो पुलिस को ग्रामर प्लूरल मानता है, यहाँ पर हैज़ नहीं लिखा है। द पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट किया है 9 पीपल, 9 लोगों को, इंक्लूडिंग 2 ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, जिसमें शामिल है 2 कर्मचारी कंपनी के। दैट इज नाउ अंडर अ क्लाउड। अब कंपनी के बारे में कह रहा है, कंपनी दैट इज, दैट मतलब जो, इज नाउ अभी है, अंडर अ क्लाउड, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि शक के दायरे में है, अंडर अ क्लाउड है। एंड द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, सरकार ने अनाउंस किया है कॉम्पनसेशन, मुआवजा, टू द किन, किन मतलब रिश्तेदार, ऑफ द विक्टिम्स, जो पीड़ित हैं, जो पीड़िता है, उनके घर वालों को कॉम्पनसेशन देने के लिए अनाउंस किया। थॉरो इंक्वायरी, थॉरो मतलब बहुत एकदम पूरे एक एक पॉइंट पे नज़र डालने वाला, थॉरो इंक्वायरी एंड द फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ओके, फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब किसकी जिम्मेदारी है, इस पर भी इंक्वायरी बैठेगी, और फुल इंक्वायरी जो बैठेगी मस्ट फॉलो क्विकली, ये बिल्कुल क्विकली होना चाहिए। द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब कि जो भी जांच पड़ताल में बाहर आया होगा, शुड बी मेड पब्लिक, उसको पब्लिक कर दिया जाए। शुड बी मेड पब्लिक का मतलब कि पब्लिक के सामने कर दिया जाए, एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। एंड द गिल्टी मस्ट फेस एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, मस्ट का कितना प्यारा इस्तेमाल है, जो गिल्टी है, जो लोग दोषी हैं, मस्ट फेस, उन्हें बहुत फेस करना चाहिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। एग्जाम्पलरी मतलब ऐसा पनिशमेंट जिसका एग्जाम्पल बने, ताकि आगे कोई गलती ना करे। ठीक है जी, चलिए 50% हो गया, बस थोड़ा और बचा हुआ है। आइए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमिंग आउट ऑफ द लॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल नेसेसिटेटेड बाय द COVID-19 पैंडेमिक, people all over the world appear to be binging on traveling and outings। क्या मतलब होगा इसका? तो गाइज मुझे लगता है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। एक बार ध्यान से आप भी देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्यों कह रहा हूँ इसको, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर हम पीपल की बात करें, जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में हम 2 चीज़ें बोलते हैं कि कमिंग आउट मतलब बाहर आते हैं, कमिंग आउट बाहर आते हैं, कहाँ से बाहर आया, द लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन, इतने लंबा एक वो लगा था, ये मत करो ये मत करो, किस चीज़ पर रोक लगा था, ट्रैवल पर। तो लंबे समय पर जो ट्रैवल पे रोक लगा था उससे बाहर निकलते हैं। और फिर ट्रैवल के बाद लिखा है नेसेसिटेटेड बाय द COVID-19 पैंडेमिक, ये ज़रूरी कर दिया गया था रोक लगना, किसके द्वारा, COVID-19 पैंडेमिक के कारण, उसके द्वारा इसको नेसेसरी बना दिया गया था कि कोई ट्रैवल नहीं करेंगे। तो उससे उस उतने बड़े रिस्ट्रिक्शन से बाहर आते ही पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो लोग हैं, एपियर, उनको देखकर ऐसा लग रहा है, टू बी बिंजिंग ऑन, बिंज ऑन का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही करना, बिंजिंग ऑन ट्रैवल एंड आउटिंग्स, वो कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा ही आउटिंग्स कर रहे हैं। तो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए, अ स्टैम्पीड एंड, अच्छा, अ स्टैम्पीड इन सियोल in South Korea, just a minute, there is someone, I'm just coming, yes guys। और stampede, stampede का मतलब होता है भगदड़, कहाँ पे था, in सियोल, सियोल में था, सियोल कहाँ पर है, साउथ कोरिया में। killed 154 people last week, तो पिछले हफ्ते 154 लोग मारे गए साउथ कोरिया में। in India also, भारत में भी record numbers of people, देखो कितना प्यारा है, record numbers, जैसे हम कहते हैं ना अ लॉट ऑफ पीपल, तो देखो कितना अच्छा लोग यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड नंबर्स मतलब इतने सारे लोग जो कि रिकॉर्ड में रखने लायक है। तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल आर थ्रॉन्गिंग
टूरिज्म, थ्रॉन्ग का मतलब होता है एकदम भीड़ लगाकर जुट जाना, भीड़ लगा देना कहीं भी। बहुत सारे लोग भीड़ लगा रहे टूरिज्म में, पिलग्रिमेज स्पॉट्स पर, जो तीर्थ स्थान वाले जगह वहाँ पे भीड़ लगा दे रहे, इतने सारे घूम रहे, ये कहा गया है। आगे देखते हैं जी। वाइल टूरिज्म एंड ट्रैवल आर पावरफुल इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए, जब भी वाइल से सेंटेंस शुरू होगा तो एक कॉमा होगा, और उसके बाद फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा वो कुछ और बात करेगा। यहाँ लिखा है कि हालांकि, जबकि जो टूरिज्म है और जो ट्रैवल है आर पावरफुल इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के तो पावरफुल इंजन से भैया, ये नहीं होंगे तो इकोनॉमी आपकी खराब हो जाएगी। फिर भी कॉमा लगते हो गया, फिर भी देयर मस्ट बी मोर अटेंशन, बहुत सारा अटेंशन पेड टू इंश्योर, बहुत सारा अटेंशन पे किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए दैट दे आर सेफ एंड सस्टेनेबल, कि आपका ये जो है, जो टूर ट्रैवल है, ये बहुत ही सेफ है और सस्टेनेबल है कि लंबे समय तक चले। अब देखिए, टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, जो टूरिस्ट है और जो ये सेंटर्स हैं अराउंड द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर, शुड कैरी आउट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल ऑडिट्स। कैरी आउट का मतलब उन्हें पालन करना चाहिए सेफ्टी का, और जो एनवायरमेंटल ऑडिट्स, ऑडिट्स का मतलब जो चेकिंग वगैरह होती है, एनवायरमेंट वाले जो चेकिंग होते होंगे, इनका पालन करें, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट क्राउड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, क्राउड को कैसे मैनेज किया जाए, सेफ्टी के जो भी टूल्स प्रोटोकॉल्स होंगे आर इन प्लेस, वो सही है, टू अवॉइड ट्रेजिडीज, ताकि ट्रेजिडी को अवॉइड किया जा सके, सच एज दिस, जैसा कि ये ट्रेजिडी हुआ। क्लियर है, इसमें कोई समझाने लायक तो है ही नहीं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स। अब देखिए, डेवलपमेंट की, अगर आप कुछ डेवलप करते, नए नए सेंटर बनाते, तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेज है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स, वेयर, जहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड, ऐसे सेंटर्स की आप डेवलपमेंट करते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग का आना जो है एक्सपेक्टेड है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड, शुड अकाउंट फॉर सच कंटिजेंसीज। अब देखिए, ये जो शुड आ रहा है, इसका ये शुड हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है? सब्जेक्ट है ये डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स शुड, और बाकी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वेयर, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बता रहा है कि वो सेंटर के बारे में बता रहा है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, एक्सपेक्ट किए जाते हैं, तो वो जो डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स है, शुड अकाउंट फॉर, उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, फॉर सच कंटिजेंसीज। कंटिजेंसी का मतलब कि फ्यूचर में होने वाली कुछ घटनाएं। अब है कि द रैपिड पेस ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, यानी कि इकोलॉजिकली मतलब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी सेंसिटिव एरियाज होंगे, पहाड़ वहाड़ ये सब सेंसिटिव एरियाज होते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, रैपिड पेस ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि आप रोड का डेवलपमेंट करते हो, एकदम बहुत जल्दीबाजी में आजकल चल रहा है ना, रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो कह रहा है कि द रैपिड पेस ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव, जो इकोलॉजिकली इन्वायरमेंट के हिसाब से सेंसिटिव जगह है, अगर वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, सच एज हिमालयाज हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं शुड बी इन अकॉर्डेंस विद ये मतलब ये किनके अनुसार होना चाहिए? अगर आप कुछ परिवर्तन करते हो इसके अंदर, डेवलपमेंट करते हो, तो किसके अनुसार होना चाहिए? इन अकॉर्डेंस विद टोपोग्राफिक लिमिटेशंस। टोपोग्राफिक का मतलब है कि इन एरियाज पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पहाड़ी हिली एरियाज को, उसको टोपोग्राफिक कहते हैं, तो उसके लिमिटेशंस के अनुसार करो, यानी कि अपने मन से कहीं रोड बना दो, कहीं पहाड़ काट दो, तो रूल रेगुलेशन से चलो, ये कहा जा रहा है। अच्छा जी, मोर मस्ट बी डन टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ट्रैवलर्स। मोर, और भी चीज़ें किए जाने चाहिए, मस्ट बी डन, क्या करने के लिए? टू रेगुलेट, ये आपका इन्फिनिटिव है, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स का जो फ्लो आता है उसको कंट्रोल करने के लिए और भी काम किए जाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। किस डेजिग्नेशन में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग आ सकते, नहीं आ सकते हैं, सबका ख्याल रखना चाहिए। देख रहे हैं, मोर मस्ट बी डन टू रेगुलेट, और भी चीज़ें की जानी चाहिए रेगुलेट करने के लिए। क्या रेगुलेट करना? फ्लो ऑफ ट्रैवलर्स, कितने लोग आ रहे हैं, और ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ठीक है। टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन्स, ये भी आपका सब्जेक्ट है, इतना बड़ा नाउन फ्रेज है ये, कि टूरिज्म को प्रमोट करने के जो कैंपेन्स चलाते हैं,
मस्ट इंक्लूड क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस, इनमें आपको क्या शामिल करना है, कैसे सेफ्टी के लिए हम लोगों को अवेयर करें अमंग विजिटर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स। मस्ट इंक्लूड क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस, आपको ये करना है। मस्ट मतलब अवश्य ही शामिल करना है कि सेफ्टी अवेयरनेस को क्रिएट करना किन के बीच, विजिटर्स के बीच और लोकल ऑफिशियल्स के बीच। आई थिंक इतना काफ़ी है गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस, मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।